पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक और कड़ी में मैं करुणा आप सभी का स्वागत करती हूं। हर बार की तरह इस बार भी शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम आपको लेके चलेंगे मोहम्मद रिजवान के पास, जो कि पेशे से एक टेलर हैं। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। घरेलू बचत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किसान विकास पत्र बचत योजना फिर से पेश की है। नए किसान विकास पत्र में धनराशि 8 साल और 4 महीने में दुगनी होगी। कोई भी व्यक्ति 1000, 5000, 10,000 और 50,000 रुपए के किसान विकास पत्र यानी KVP खरीद सकेगा। खास बात यह है कि किसान विकास पत्र में निवेश की कोई सीमा नहीं होगी। बाजार नियामक सेबी ने भेदिया कारोबारियों और जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों यानी विलफुल डिफॉल्टर को सख्त संदेश देने के लिए बड़े बदलावों का ऐलान किया है। नए मानकों के तहत प्रमोटर का परिवार भी भेदिया कारोबार यानी इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में आएगा। अब इसके आरोपी को ही बेगुनाही का सबूत देना होगा। इसके अलावा विलफुल डिफॉल्टर बाजार से पैसा नहीं जुटा पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो किसी कस्टमर के खाते में बैलेंस न्यूनतम से नीचे आने पर उसे इसकी अग्रिम जानकारी दें। रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर उचित समय में खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं आता है तो खाता धारक को सूचित करने के बाद जुर्माना लगाया जाना चाहिए। न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर पेनल्टी लगाने संबंधी दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2015 को लागू हो जाएंगे। आइए मिलते हैं रिजवान से और जानते हैं उनके सफर के बारे में हमारी संवाददाता गरिमा दास के साथ। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स के बारे में जो जीवन की तमाम मुश्किलों को दरकिनार करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान इदरीसी, जो कि एक खानदानी दर्जी हैं, उनके पिता और सारे भाई लखनऊ में दर्जी का काम करते थे। भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण इनके ऊपर शुरू से जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। हमारे भाइयों में बहनों में हमारे पापा ने सबसे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, लेकिन चूँकि ये ख़ानदानी पेशा है हमारा तो हमको वो चीज़ तो सीखना ही था। पढ़ाई करने का शौक़ था, लेकिन क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे मसले घर के अंदर थे, क्योंकि हम भाइयों बहनों में बड़े थे, तो हमारे वालिद साहब का जो है तबीयत ख़राब हो गया, उनको पथरी की शिकायत हो गई। तो उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था कि लगा कि भाई हमको अब कुछ करना चाहिए घर के लिए, घर के हालत के लिए कुछ पैसे कमाने चाहिए, उनको बेहतर बनाने के लिए। इस वजह से हमने पढ़ाई वहाँ पे छोड़ दी। 1993 में उनकी शादी रुखसाना इदरीसी से हुई। शादी के बाद आमदनी तो वही रही, पर खर्च बढ़ गया, इसलिए वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रोजगार ढूंढने निकल पड़े। गल्फ़ कंट्री, इस वजह से रोज़गार की तलाश में हम जाना चाहते थे कि बेहतर से बेहतर रोज़गार हमको मिल सके, जिससे हम अपने परिवार का अच्छे तरीके से देखभाल परवरिश बच्चों का कर सकें। तो उसी मुनासिबत से उसी तरह के रोज़गार हमको बम्बई में मिल गया, तो हम फिर अपना देश छोड़ के क्यों जाएंगे दूसरे के देश में, इस वजह से यहीं रुक गए। लखनऊ में चूँकि 12 महीने रोज़गार नहीं रहता, वहाँ पे सीज़न बाई सीज़न काम होता है। जैसे ठंडी का सीज़न चला तो दरअसल हम लोग कोट बनाते थे वहाँ पे, जो कि ठंडी के सीज़न से ताल्लुक़ रखता है। तो इस वजह से वो 4 महीने तो काम रहते थे, लेकिन वो 8 महीने बाद के उसमें काम कम हो जाता था, तो खर्चे वगैरह की बड़ी दिक्कत हो जाती थी हम लोग। तो हमने सोचा कि जो इससे बेहतर कहीं पे अगर रोज़गार है तो हम भाई वहाँ पे कोशिश करें। शुरुआत के दिनों को याद करते हुए रिजवान बताते हैं कि जब वो मुंबई आए तो यहाँ उनकी कोई जान पहचान नहीं थी। शुरुआती दिनों में वो एक कारीगर के रूप में काम करते थे और उस समय उन्हें 4,000 रुपए मासिक पगार के रूप में मिलते थे। जैसे आम तरीके से होता है कि हम नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ के तजुर्बे अलग होते हैं, वहाँ के काम भी थोड़े अलग होते हैं, वहाँ के रहन सहन भी थोड़े अलग होते हैं। लखनऊ के कुशादा कमरे हैं, बड़ी जगह हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के जहाँ एक ही रूम में 7-8 लोग हम लोग रहते थे। एक ही मतलब जिस तरीके से सो गए तो सो गए, बस सवेरे तक वैसे ही सोते रहे। ऐसे भी हालात से गुजरे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो सब दिन धीरे धीरे हमको मिला काम अच्छे तरीके से, और अल्लाह का करम हुआ कि हम अच्छे तरीके से फिर रहन बसन करने लगे, गुजारा करने लगे। पहला काम हमारे एक पहचान के ज़रिए से मिला। एक ताड़देव में एक मैडम रहती थी, पायल मैडम,
ये शूटिंग से ताल्लुक़ कुछ टीवी सीरियल या कुछ ऐसे पिक्चर वगैरह में छोटी मोटी पिक्चर में काम करती थी। उन्हीं के ड्रेस के ज़रिए से हमने बम्बई में काम की शुरुआत की। करीबन 2 साल उधर काम करने के बाद रिजवान को अपने दोस्त खालिद की मदद से एक जाने माने डिजाइनर हाउस मेंटेलरिंग में काम मिल गया। वे आज कई बॉलीवुड स्टार्स के लिए कपड़े सिलते हैं और इस अनुभव से वो काफी खुश हैं। बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, अच्छे डिज़ाइनर भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। उनके यहाँ हम लगे, वो पहले से लगे हुए थे। खालिद कुरैशी नाम है उनका, बहुत अच्छे नेक इंसान वो भी हैं। तो उनके ज़रिए से हम शाह अब्दुल राज़ी नाम के एक डिज़ाइनर हैं, वर्ल्ड फेमस डिज़ाइनर, जिन्हें जो है हिंदुस्तान में शाह अब्दुल राज़ी के नाम से जाना जाता है। सलमान खान साहब के कपड़े बनते हैं, ऐश्वर्या राय जी के कपड़े बनते हैं, और आमिर खान साहब के भी कपड़े बनते हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो वर्ल्ड क्लास के या उनके भी कपड़े बनाते हैं हम लोग। सब लोग सोचना तो ये होता है कि अच्छे से अच्छा काम करें, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इनके काम बनाएंगे। तो वो सोच के तो गुड फील होता है कि चलो भाई स्टार के काम बनाते हैं हम लोग, उनसे जुड़े हुए हैं, उनके कपड़े बनाते हैं, उनके नाम से थोड़ा नाम जुड़ जाता है, खुशी होती है। चाहे हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हुए हम लोग अच्छे से रहते हैं कंपनी में, कभी कोई इख्तिलाफ नहीं। कई सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने लिए एक किराए का मकान लिया और अपनी शादी के 10 साल बाद अपनी पत्नी को अपने साथ रहने के लिए मुंबई बुलाया। आज रिजवान 4 बच्चों के पिता हैं। फिलहाल उनके सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। रिजवान चाहते हैं कि भले ही वो खुद उच्च शिक्षा न ले पाए, पर वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा जरूर दिलवाएंगे। जो हमारे पास हैं, हमको उन्हीं में गुजारा करने का है, तो हम पैर भी वैसे ही फैलाते हैं, लेकिन ये है कि तरीका इस्तेमाल करते हैं अच्छे से रहने के लिए। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई हमको ऐसा रहने का है, और ये तरीका गलत है, ये तरीका आसान है, और आसान भी तरीका गलत होता है, शॉर्टकट का भी। तो उस तरीके से उनको हम समझाते रहते हैं कि इस तरीके से हमने ज़िंदगी गुजारी, सही रास्ते पे ऐसे तुमको गुजारने का। बम्बई में रहने का मकसद जो मेरा था, वो मेरे बच्चों की तालीम, उनका एजुकेशन हो जाए किसी तरीके से। एक क्लास तक की, जो आजकल के माहौल के साथ 12-15 क्लास तक पढ़ ले बच्चे, बस यही हमारा मकसद है बम्बई में ठहरने का। रहने का मकसद नहीं है कि हम आइंदा रहें बम्बई में। उनके मुश्किलों भरे सफर में उनकी पत्नी रुखसाना ने उनका काफी साथ निभाया। उन्हें हमेशा बस अपनी बच्चियों की शादी की चिंता सताती रहती है। महंगाई की मार, ऊपर से कम आमदनी, कैसे होगा ये सब, इसी की चिंता सबसे ज्यादा रहती है। कई बार बोली हूँ कि जाने का, कि यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, चलो अभी हम लोग वहीं लखनऊ में रहेंगे, यहाँ नहीं अच्छा लगता है। फिर भी खर्चा भी बढ़ गया इसके लिए, और हम लोग परेशान हो गए। चलो करके घर पे अपना वही बनाएंगे, घर रहेंगे उधर ही। अब यहाँ भाड़ा भी इतना भरना पड़ता है, खर्चे में कम पड़ जाता है। बच्चे लोग को थोड़ा तसल्ली देती हूँ कि हाँ अभी अगले हफ्ते में देंगे, अब वो पैसा दे पाएंगे तो अगले हफ्ते में देंगे, ऐसा करके थोड़ा करके चला लेती हूँ। अभी आगे क्या देखें, बच्चों का भी शादी है, वो भी उसका टेंशन रहता है, कैसा क्या करूँ, अभी तो कहाँ से आएगा पैसा, क्या करेंगे, सब सोच के टेंशन तो रहता ही है। अपने पापा की मेहनत को देखते हुए उनकी दोनों बेटियों नगमा और रुकैया ने ठान लिया है कि वो अपने पापा का सपना पूरा करेंगी। मुझे इंजीनियर बन के पापा का सपना पूरा करने का। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मुझे टीचर का कोर्स करना है, और मेरे पापा का जो भी सपना है वो पूरा करना है, उनका नाम रोशन करना है। मेरे मम्मी पापा बहुत आगे तक पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में जो पैसा खर्चा होता है, मेरी मम्मी से बोलती हूँ देने के लिए तो थोड़ा पैसा नहीं रहता है, तो बोलते हैं रुकने के लिए, तो हम लोग समझ जाते हैं कि अभी पैसा नहीं है तो नहीं देंगे, जब बाद में आ जाएगा तो दे देंगे। महीने में 16,000 रुपए कमाने वाले रिजवान की ज्यादातर कमाई घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई आदि में निकल जाती है। चूंकि उन्हें अपनी कंपनी से स्वास्थ्य बीमा की सुविधा है, तो उन्होंने खुद के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है। उनकी एक जीवन पॉलिसी है जिसका वे क्वार्टरली 2,000 रुपया भरते हैं। अपने बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए भी रिजवान ने खास जमा पूंजी नहीं रखी है। अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और रिजवान की आर्थिक स्थिति पर लेते हैं उनकी राय। मोहम्मद भाई को हम सबसे पहले ये सलाह देंगे कि उनको सबसे पहले 6 महीने का सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि भगवान न करे उनका कुछ जॉब लॉस हो जाता है तो वो कैसे फैमिली को सस्टेन कर सकेंगे।
3 बेटियां हैं, उनके जो पढ़ाई का खर्चा है एवरी मंथ, फिर जो वो घर का जो भाड़ा पे कर रहे हैं 3,000 रुपया, वो सब 6 महीने का कॉर्पस अंदाज से 50-60 हज़ार रुपया उनको एक या तो सेविंग्स बैंक में रखना है या तो फिक्स डिपॉजिट में, ताकि कभी भी उनको आवश्यक है तो वो पैसे उनके काम में आ सकते हैं। दूसरा और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है वो उनका लाइफ इंश्योरेंस है। मोहम्मद भाई को हम सलाह देंगे कि वो टर्म इंश्योरेंस ले लेवे, तकरीबन 50-1 लाख का, जिसका प्रीमियम बहुत ही कम से कम आता है और उनका कवरेज भी उनको मिल जाता है। तो क्या है, फैमिली कभी भी कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस में सस्टेन कर सकती है। तीसरा पहलू है हेल्थ इंश्योरेंस का। मान लीजिए मोहम्मद भाई, आपका जॉब अच्छा चल रहा है, आपका है स्वास्थ्य भी अच्छा है, लाइफ आपकी अच्छी चल रही है, बट भगवान न करे कोई परिवार में बीमारी आ गई तो उसका खर्चा हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पूरा फैमिली का होना अति आवश्यक है। हम सलाह देंगे आपको कम से कम 5 से 7 लाख का फैमिली फ्लोटर पॉलिसी जो आती है, जिसमें प्रीमियम कम होता है और परिवार के सब जन एक साथ कवर हो सकते हैं, वो आपको लेना चाहिए आज की तारीख में। चौथा, मोहम्मद भाई, आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बेटियों की पढ़ाई की, बेटे की पढ़ाई की और उनके ब्याह की। तो हर महीने आप या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बचत कीजिए, जिसमें कम से कम महीने के 500 रुपये भी आप बचा सकते हैं, और अगर 6-7 साल का आपका हॉराइज़न है तो आपको अधिकतम से अधिकतम उस पर आपको रिटर्न्स आ सकते हैं। आपका कॉर्पस तो ही अच्छा बन सकेगा। थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बाय वे ऑफ SIP होना अति आवश्यक है। बैंक में एक RD शुरू कीजिए, जहाँ पे कैपिटल आपका सेफ रहता है, भले ब्याज आपको कम मिलता है, बट आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा जो आपकी बेटी की फर्दर स्टडीज़ में आपको काम में आएगा। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल ID है paisavasool3@gmail.com। अब वक्त है शो के पहले ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट्स और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर के ऊपर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। India's most trusted exchange, BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. India's fastest exchange, BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कई लोग अपनी वित्तीय योजना बनाते समय या तो फाइनेंशियल वेबसाइट्स की मदद लेते हैं या फिर फाइनेंशियल प्लानर की। फाइनेंशियल वेबसाइट्स हो या प्लानर, दोनों के ही अपने कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। हमारी संवाददाता गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए आइए जानते हैं इसके बारे में। आज के समय में जब भी बात फाइनेंस की आती है तो लोगों के मन में एक डर सा बन जाता है, और जब बात प्लानिंग की आती है तो लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि फाइनेंशियल वेबसाइट की मदद लें या फाइनेंशियल प्लानर की। आज ज्यादातर लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इसीलिए उनके लिए फाइनेंशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करना आसान है। तकरीबन 70 से 80% लोग फाइनेंशियल वेबसाइट को प्राथमिकता देते हैं। फाइनेंशियल वेबसाइट्स का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है?
लोग एक्चुअली जाके कंपैरिजन कर सकता है, देख सकता है। बिगेस्ट एडवांटेजेस इंफॉर्मेशन बहुत सारा मिलता है इंटरनेट पे एंड ऑल्सो कैन डू कंपैरिजन्स। और इंडिया में अभी ज़्यादा इतना हो गया, स्पेशली यंगस्टर्स, वो पीसी भी नहीं यूज़ करता है, स्ट्रेट अवे मोबाइल पे गया है। सो एट द टच ऑफ फिंगर टिप्स वो सब इंफॉर्मेशन उनका आज मिलता है। एंड बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गया और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पे आ गया, एंड कम्युनिकेशन विथ देयर ओन पेयर्स थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। बहुत सारा सोशल नेटवर्किंग साइट से उसका इन्फॉर्मेशन भी मिलता है अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया। कई लोग फाइनेंशियल प्लानर से भी एडवाइस लेते हैं। वेबसाइट पर हमें जो सूचना प्राप्त होती है वो सर्वसाधारण के लिए होती है, न कि किसी विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर दी जाती है। पर जब हम फाइनेंशियल प्लानर की बात करते हैं तो वो आपकी वित्तीय परिस्थिति के हिसाब से आपको सलाह देते हैं। Biggest benefit of hiring a financial planner versus a financial website क्या है is behavioral change। हमको 10 किलोग्राम वेट कमती करने का है, बट क्या होता है 3 महीना प्रोग्राम रखता है, पैकेज लेता है, जिम जाता है, बट टिपिकली व्हाट हैपेंस वो बाद में 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वो चला जाता है। सिमिलर लाइक इन फाइनेंशियल सर्विसेज, लोग चालू करता है एक्चुअली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट क्या होता है बिकॉज ऑफ द हर्ड मेंटालिटी मार्केट्स ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो उनके वजह से क्या होता है कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस लेता है। और कभी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का है वो टाइम पे निकालता है, कभी मार्केट्स में एक्चुअली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना का है वो टाइम पे एक्चुअली जाके पैसा डालता है। क्लासिक केसेस, अभी मार्केट सब ऊपर जा रहा है, अभी सब लोग अभी जा रहा है, इतना साल वेट किया अभी जा रहा है। एक्चुअली फाइनेंशियल एडवाइजर का बिगेस्ट बेनिफिट है वो डिसिप्लिन लेके आता है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग लेके आता है। फाइनेंशियल वेबसाइट्स आपके डेटा का या म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस आदि का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जटिल परिस्थिति आ जाए तो एक फाइनेंशियल प्लानर का होना जरूरी है जो आपको सही राह दिखा सकता है। फाइनेंशियल प्लानर हो या वेबसाइट, दोनों के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखें। नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बता रहे हमारे एक्सपर्ट पंकज मठपाल। आजकल की युवा पीढ़ी से 2 बातें सुनने को अक्सर मिलती हैं। एक कि जल्दी जॉब छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय करना है, और दूसरा जल्दी रिटायर होना है। सोच अच्छी है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस करना है तो ध्यान देना चाहिए कि आपको 2 तरह की प्लानिंग करनी होगी। एक तो क्योंकि नया व्यवसाय स्टार्ट करने के बाद कुछ समय लगता है, उसके लिए आपके घर की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो आपको जिस तरह का भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपको एक ब्रेक इवन पर आने के लिए कितना समय लगेगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपके घर के खर्चे के लिए, चाहे वो आपकी EMI हो, बच्चों की एजुकेशन हो या घर के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हों, उसके लिए कितना पैसा लगने वाला है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही जब अगले 2-3 साल जब तक कि आप एक ब्रेक इवन पर नहीं आते हैं, आपको स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का रेंट और दूसरे जो भी एक्सपेंस हैं ऑफिस के अंदर, उसकी व्यवस्था करनी होगी। कई बार जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं कि नौकरी छोड़कर व्यवसाय स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद घर का खर्चा पूरा नहीं होता है, या फिर घर के लिए पैसे रखे हुए हैं लेकिन जो ऑफिस की स्टाफ की सैलरी है या रेंट है उसकी व्यवस्था नहीं होती है, और फिर उसके लिए घर के खर्चे में से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ना तो बिज़नेस चल पाता है और ना ही घर का खर्चा चल पाता है। इसके लिए हमेशा जब प्लान करें दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें। घर के लिए आपका जो एक्सपेंस हो रहा है उसमें इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आज के खर्चे के साथ साथ आने वाले समय में खर्चा बढ़ेगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग करें। दूसरी ओर जो आपका व्यवसाय है उसके लिए आपके किस तरह के खर्चे होने वाले हैं, समय के साथ में शायद स्टाफ की सैलरी भी बढ़ेगी, ऑफिस का रेंट भी बढ़ेगा, उस बात को ध्यान में रखने के बाद ही आप प्लानिंग करें, तभी आप व्यवसाय करें। जब भी आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे व्यवसाय करना है, थोड़ा समय लें और उस आज से 3 साल के बाद 5 साल के बाद जब भी आप वो करना चाहते हैं उस बीच में उतना पैसा जुटा लें ताकि आपको उसके बाद जब स्टार्ट करते हैं उसके अगले 2-3 साल तक किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको समय मिले अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। नहीं तो अक्सर ये होता है कि स्टार्ट तो हो जाता है बिज़नेस, लेकिन उसके बाद 6 महीने बाद 1 साल के बाद फिर से वापस नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये समस्या ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि प्लानिंग पहले से हो आपके पास, दोनों के लिए, घर की ज़रूरत के लिए, साथ ही साथ आपकी व्यवसाय के लिए जो ज़रूरत के लिए पैसा है उतना होना आवश्यक है। दूसरी बात मैंने बोला था रिटायरमेंट। आजकल जब भी हम बात करते हैं यंग जनरेशन से, हमेशा बोलते हैं जल्दी रिटायर होना है। ये कहना तो आसान है, लेकिन क्योंकि आजकल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, मतलब जो हेल्थ केयर में इतना एडवांसमेंट हुआ है, उसकी वजह से लोग लंबी ज़िंदगी जीते हैं। और पहले क्या था, अगर कोई 60 साल में रिटायर होता है और 70 साल तक हम सोचते हैं कि वो ज़िंदा रहेगा, तो सिर्फ 10 साल की प्लानिंग करनी थी। लेकिन अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, मान लीजिए 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और ये लेके चलते हैं कि 80 साल की उम्र तक आपको सर्वाइव करना है, तो सोचिए कि कितने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। इसके लिए ये ज़रूरी है, अगर ये संभव ना हो कि उतना पैसा जुटाया जा सकता है उस उम्र तक, तो आप कुछ ऐसा व्यवसाय सोचें कि ताकि आप एक रिटायरमेंट की तरह की ज़िंदगी जी सकें और साथ ही आप कुछ काम करके पैसा भी अर्न कर सकें। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे डिजाइनर बैग बनाने वाली 2 महिलाओं से। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव, एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. वेलकम बैक। नौकरी से मन उब जाने के कारण अंजलि ने अपनी सहेली नेहा के साथ मिलकर अपना खुद का बिजनेस करने की सोची और डिजाइनर बैग बनाने का आइडिया काम कर गया। आज दोनों महिलाएं अपने कारोबार बखूबी चला रही हैं। हमारे संवाददाता संजीत कुमार के साथ आइए जानते हैं इनके बिजनेस के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा एसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम के बाद से रोजाना नए नए छोटे उद्योग शुरू हो रहे हैं। सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलने के बाद जिन लोगों को नौकरी करने में मन नहीं लग रहा था, अब वो अपना खुद का छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। ऐसी ही एक शख्स हैं अंजलि दमानी, जिन्होंने नौकरी छोड़ अपनी सहेली मेहा नेगांधी के साथ मिलकर डिजाइनर बैग बनाने का व्यवसाय शुरू किया। जब मैं ग्रेजुएट हुई BMS करके, मैंने लोगों को देखा काम करते हुए। सो द लाइफ 10 से 6 जॉब करना, फिर घर पे आना, फिर थक जाना, फिर कुछ भी नहीं करना, तो ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने हमेशा से सोचा था कि कुछ खुद का ही करना है, जहाँ मैं खुद से काम कर सकूँ। तो स्टार्टिंग से ही ये तो था कि जॉब तो नहीं करना है, कुछ खुद का ही करना है। हम लोग फ्रेंड्स थे और कभी इन द मिडल ऑफ द नाइट हम लोग को ऐसे लगा कि हमें अपना कुछ शुरू करना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़े। लेकिन खुद का व्यवसाय शुरू करने के वास्ते एक आइडिया लेने के लिए उन्होंने एक एसएमई में 2 साल तक नौकरी की, ताकि उन्हें काम करने का अनुभव प्राप्त हो जाए, जिससे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद मिले। वहाँ से बैग्स का आइडिया तो नहीं मिला, बट वहाँ से एक तरीके के बिजनेस को कैसे संभाला जाता है, कैसे आप एक लॉस हैंडल करते हो, कैसे आप एक प्रोडक्ट को प्राइस करते हो, ये सब मैंने वहाँ से सीखा। कैपिटल हमने एक्चुअली सोचा था कि बहुत कम लगेंगे, बट 50,000 पर पर्सन लग गए। डिजाइनर बैग बनाने का व्यवसाय शुरू करने में दोनों की पहली चुनौती थी एक कुशल कारीगर ढूंढने की। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी चुनौतियों का सामना किया, जिसके लिए उन्हें काफी भागदौड़ करनी पड़ी। फर्स्ट चैलेंजेस थे कि कारीगर ढूंढना। तो पहले हम बहुत घूमे, मैं और मेरी पार्टनर मेहा, हमने बहुत धूप में जगह जगह घूमे हैं।
उसके बाद दूसरा था कि कैसे कपड़ा यूज़ करना, कौन सा फैब्रिक अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट पे हम बिलीव करते हैं। तो हमने फर्स्ट चैलेंज था कि कौन सी दुकान में जाए, फिर था कि कैसे मिसमैच करें और कैसे हटके रहे कि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं फ़िलहाल बॉम्बे में ही, तो कैसे हम उनसे अलग हो, ये हमारा चैलेंज था। तो डिज़ाइनिंग और कारीगर ढूंढना बेसिक चैलेंजेस यही थे। रेवेन्यू जनरेट हमने 2 साल दोनों ने जॉब किया था, तो हमने वैसे ही सेव किया था एक एम लेके कि हम चालू करेंगे, तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स नहीं थे। मेन प्रॉब्लम्स इनिशियली मैं बोलूँगी हमारी क्वालिटी वगैरह पे ध्यान देना पड़ता है ज़्यादा, बिकॉज़ अभी फ़िलहाल हम लोग ब्रांडिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो क्वालिटी एक है, एक प्राइसिंग में कभी कभी प्रॉब्लम होता है सिंस हमारा नाम नहीं है इतना फ़िलहाल, तो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होता है। शायद लोग सोचते हैं इतना प्राइसिंग में क्यों इतना ज़्यादा है या क्यों इतना ये है, तो प्राइसिंग में कभी कभी होता है, बट ठीक है, हैंडल हो जाता है वो भी। अंजलि और मेहा दोनों मिलकर खुद बैग का डिजाइन, फैब्रिक, चमड़ा आदि का चयन करती हैं। उसके बाद उसे बनाने के लिए कारीगर को देती हैं। कभी कभी कारीगर को संभालने में उन्हें कुछ दिक्कतें भी होती हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कोई और डिज़ाइन बन जाती है या कोई प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे कोई और डिज़ाइन दी होती है, कोई और डिमेंशन दिया होता है तो कोई और डिमेंशन का बन जाता है, तो वो इश्यूज़ होते हैं कभी कभी। हम लोग 30,000 पर मंथ फ़िलहाल अर्न कर रहे हैं। जो यूएसपी है प्रोडक्ट्स का वो बहुत डिफरेंट है। हमारा जो यूएसपी है वो हम प्रिंट्स पे काम करते हैं, और जो प्रिंट्स है वो हमारा यूएसपी है, तो वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स अस, बिकॉज़ फ़िलहाल अगर आप मार्केट में देखोगे तो नॉट मैनी पीपल आर सेलिंग व्हाट वी आर सेलिंग। इनका बैग फिलहाल मुंबई में ही बिक्री के लिए उपलब्ध है, लेकिन उनका लक्ष्य ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेचने का है। इसके लिए वे कुछ ऑनलाइन वेबसाइट से करार भी करने वाली हैं। अंजलि कंपनी में मार्केटिंग और डिजाइनिंग देखती हैं, जबकि मेहा पूरा फाइनेंस संभालती हैं। बाजार में मौजूद अन्य कंपनियों से कड़ी चुनौती मिलने के कारण वो कुछ अलग कर रही हैं। हमने हमारे फैब्रिक पे इम्प्लीमेंटेशन की, हम अपना खुद का फैब्रिक प्रिंट करवाते हैं, तो हमने वो करना चालू किया, तो वैसे हम अलग हो जाते हैं। कुछ प्रिंटेड है, क्यूट चीज़ें बनाने में हमारा ज़्यादा ध्यान है अभी फ़िलहाल। हमने चालू मार्च में किया, तो हमारा फर्स्ट एग्जीबिशन जुलाई में था, तो जुलाई में तो इट वाज गुड। फिर उसके बाद आई थिंक लास्ट महीना जो था अगस्त सितंबर, एक्चुअली अक्टूबर में हमने ब्रेक इवन किया। हमने काफ़ी एग्जीबिशंस किए तब तक, ऑनलाइन रिस्पांस बहुत अच्छा था। सो आई थिंक शॉप में इन्वेस्ट करने से बेटर है आप ऑनलाइन कीजिए। जैसे मैं कुछ और भी कर रही हूँ, वो भी कुछ और कर रही है साथ में, तो ये अकेला चीज़ नहीं है जो हम साथ में कर रहे हैं, तो इस वजह से काम आसान भी हो जाता है और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कम लगता है। अंजलि और मेहा बैग का डिजाइन बनाकर अपने कारीगर को देती हैं। उन्होंने कारीगर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हैं और बैग के हिसाब से उनको पेमेंट देती हैं। डिजाइन वो लोग देते हैं हम लोग को, ऐसा हम लोग पिक्चर देख के बनाते हैं। एक पीस पे 100, 150, 200 ऐसा पीस के ऊपर ऐसा होता है। किसी पे 100 बचता है, किसी पे 200 बचता है, ऐसा करके। 1 साल से काम कर रहा हूँ, मैम लोग भी मुझे अच्छा काम देती है, काम करने में भी हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। काम का भी एक्सपीरियंस 1 साल भर में बहुत काफ़ी आ चुका है। एसएमई सेक्टर देश के करीब 6 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। देश की जीडीपी में 17% हिस्सेदारी छोटे उद्योगों की है। इस क्षेत्र में कमाई की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSC and pay 99% less. BSC, experience the new.
Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले एक एपिसोड में हमने आपको क्लोज एंडेड फंड्स के बारे में बताया था। आज के एपिसोड में हम आपको फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स के बारे में बताएंगे, जो एक क्लोज एंडेड डेथ स्कीम है। हमारी संवाददाता रत्ना नायर आपको फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स में निवेश करने के फायदों के बारे में बता रही हैं। फिक्स मैच्योरिटी प्लान के पोर्टफोलियो में अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि। 1 अप्रैल 2014 से पहले जो भी एफएमपीज में 12 महीने या उससे ज्यादा समय सीमा के लिए निवेश करते थे, उन निवेशकों को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। लेकिन अभी अप्रैल 2014 के बाद टैक्स लॉ में हुए बदलाव के कारण इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। इंडेक्सेशन के बेनिफिट के वजह से बैंक एफडी के मुकाबले में एफएमपी ये बेहतर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट बनता था और उसमें अच्छा रिटर्न जनरेट होता था। लेकिन 2014 के बाद जो टैक्स लॉज में बदलाव आए हैं, उसके वजह से अब 36 महीने से कम समय सीमा के लिए जो भी एफएमपी निवेश होती है, उसमें आज बैंक एफडी के जैसे ही टैक्स लगता है। जैसे कि बैंक एफडी में अगर आपको जो भी इंटरेस्ट मिला हुआ है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट आपके टैक्स लैब्स के जैसे ही टैक्स हो जाता है। वैसे ही अब 36 महीने से कम समय सीमा की जो एफएमपी है, उसमें मिलने वाला जितना भी कैपिटल गेन या इनकम है, वो सारा का सारा इनकम और कैपिटल गेन वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और आपके टैक्स लैब्स के मुताबिक ही वो टैक्स होगा। 36 महीने से ज़्यादा अवधि के लिए जो एफएमपीज में निवेश हो रहे हैं, उसमें आज भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट बरकरार है और उसी के वजह से आज भी बैंक एफडी के सामने एफएमपी ये 36 महीने के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प आज भी है। हर महीने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स अलग अलग एफएमपीज के स्कीम्स को न्यू फंड्स ऑफरिंग यानी एनएफओज के जरिए मार्केट में लाते हैं। लेकिन इसके एक्सपेंस रेशियो के कम होने की वजह से इसकी जानकारी आपको म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स या म्यूचुअल फंड्स के वेबसाइट्स के जरिए ही मिल सकती है। एफएमपीज के जो रिटर्न्स हैं, वो एफएमपी के पोर्टफोलियो के सिक्योरिटीज के रिटर्न्स के ऊपर निर्धारित होते हैं। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और रेगुलेटरी रिस्क जैसे कई रिस्क भी होते हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो बैंक एफडी और एफएमपी ये दोनों समान हैं, लेकिन एफएमपी की सुरक्षा हम लोग बढ़ा सकते हैं उसके पोर्टफोलियो में AAA रेटेड फंड्स को या सिक्योरिटीज़ को ऐड करके। अगर एफएमपी के पोर्टफोलियो में AAA रेटेड फंड्स ज़्यादा है और अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उसकी जो कैपिटल प्रोटेक्शन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और उसकी क्रेडिट रिस्क जो है वो कम हो जाती है। बट बैंक एफडी के जैसे ही एफएमपी में भी क्रेडिट रिस्क ये होती है। एफएमपीज में इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट्स में जो बदलाव होते हैं, उस बदलाव के कारण एफएमपीज में जो सिक्योरिटीज़ है, उन सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस में बदलाव होते हैं। तो ये रिस्क वहाँ पर होता ही है, लेकिन इस रिस्क को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जो एफएमपीज के पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ है, उनकी मैच्योरिटी टाइमिंग एफएमपी के मैच्योरिटी के टाइम के साथ अगर मैच कर देंगे तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। एफएमपीज में रेगुलेटरी रिस्क भी होती है। अभी अभी जो अप्रैल 2014 में जो टैक्स लॉज में बदलाव हुए, उस बदलाव के कारण जो निवेशक 36 महीने से कम के लिए एफएमपीज में निवेश किए हुए थे, उन्हें अपनी एफएमपीज की जो अवधि है उसे बढ़ाकर 36 महीने से ज़्यादा करनी पड़ी। उसके वजह से ये एक रिस्क बनी रहती है कि अगर रेगुलेटर्स ने कुछ चेंजेस किए हैं तो एफएमपीज में चेंज हो सकते हैं। एफएमपी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एफएमपीज को हम प्री मैच्योर्ड रिडम्पशन या प्री मैच्योर्ड लिक्विडिटी की जो सुविधा है वो एफएमपी में नहीं मिलती। आप बैंक एफडी को प्री मैच्योर्ड रिडीम कर सकते हैं। बैंक आपको कुछ चार्जेस चार्ज करती है
और आप उसमें से अपने पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन एफएमपी में आपको प्रीमैच्योर रिडम्पशन या लिक्विडिटी की सुविधा मिलती नहीं है। अगर ये एक प्रॉब्लम को हम छोड़ दें तो मेरे ख्याल से एफएमपी आज भी निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है बैंक एफडी के सामने। जानकारों का मानना है कि अगर आपको 1 साल या उससे ज्यादा समय सीमा के लिए निवेश करना है या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क कम करना है तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान एक सही विकल्प है। नहीं तो कम समय के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड और लिक्विड फंड जैसे फंड्स में निवेश कर सकते हैं। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनी को अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जमा करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, पेश है इस पर एक रिपोर्ट। रिजल्ट्स हर कंपनी को हर 3 महीने के अंतर पे एक्सचेंज को देनी होती है। रिजल्ट्स में कंपनी अपनी आय और खर्च ये 2 चीज़ें प्रमुखता से देती है। और एक प्रमुख चीज़ जो इसमें रिजल्ट्स में दिखती है वो है वो तिमाही में कितना मुनाफा या घाटा किया है, ये चीज़ रिजल्ट्स में आती है। जब कोई कंपनी अपने रिजल्ट्स को अपने बोर्ड के सामने पेश करती है तो उस बोर्ड मीटिंग की सूचना एक्सचेंज को कम से कम 7 क्लियर दिन पहले देना होता है। क्लियर दिन का मतलब है बोर्ड मीटिंग के लिए एक्सचेंज को सूचना देने की तारीख, इन दोनों के बीच में 7 पूर्ण दिन होने चाहिए। बोर्ड मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब ये रिजल्ट्स एक्सचेंज को दिए जाते हैं उसके बाद में कंपनी को इन रिजल्ट्स की एक कॉपी 2 न्यूज़पेपर में या 2 वृत्तपत्रों में देना अनिवार्य होता है। जब कंपनी रिजल्ट्स एक्सचेंज को देती है तो यह रिजल्ट्स एक्सचेंज अपने वेबसाइट पे तुरंत डाल देती है। यह रिजल्ट्स न केवल वेबसाइट पे होता है किंतु उसमें से एक छोटा सा भाग एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम में भी भेजा जाता है, जहाँ की ट्रेडिंग करने वाले जो भी ट्रेडर्स हो उनको इस रिज़ल्ट की जानकारी मिले। कंपनी को अपने वेबसाइट पे भी इन रिज़ल्ट्स की जानकारी देनी होती है। और एक चीज़ ध्यान में देनी चाहिए कि हर कंपनी को अनिवार्य होता है कि ये रिज़ल्ट्स पहले एक्सचेंज को दिए जाए, एक्सचेंज के वेबसाइट पे दिखे और फिर बाकी प्रसारण माध्यमों को दी जानी चाहिए। आजकल के बच्चों के सपने इतने ऊंचे हो गए हैं कि अगर आपने वक्त रहते उनके सपनों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आपका बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा, जिसका असर उसके भविष्य पर पड़ सकता है। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए क्या करें, पेश है इस पर एक फीचर। कोई भी ऐसे थोड़ी ना प्लेन चला सकता है, और तू तो लड़की है। क्या हुआ हमारी प्यारी सी बेटी को? इतनी उदास क्यों है? अरे क्या हुआ? मैं पायलट नहीं बन सकती। ऐसा क्यों बोल रही है? मैं नहीं, ईशान कह रहा था कि हर कोई पायलट नहीं बन सकता, और मैं तो लड़की हूँ ना। तो क्या हुआ? तू पायलट तो क्या, तू तो स्पेस शटल तक चला सकती है। सच में? हाँ, पर मुझे पायलट बनना है। जानती हूँ बाबा, अभी तुम्हारे पापा तुम्हें बताएंगे कि पायलट बनना कितना आसान है। अभे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बताएंगे। आओ बेटा, 1 मिनट में दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। पापा पापा जल्दी कीजिए। हाँ हाँ बेटा, 1 मिनट हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या करना होगा हमें। हाँ ये देखो, अब यहाँ पे सब कुछ लिखा है। सबसे पहले आपको अपनी 11th और 12th को साइंस सब्जेक्ट से पूरी करना होगा और अच्छे मार्क्स से अपने 12th के एग्जाम को पास करना होगा। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि 12th के एग्जाम में खास करके फिजिक्स और मैथ्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपको कम से कम 50% लाने होंगे। बस
मैं तो 80 या 90 लाती हूँ। कहा था ना मैंने तुम बन सकती हो पायलट। बस इतना ही? नहीं, काफी कुछ है। ये तो सिर्फ एग्जाम के बारे में हुआ है। अभी उन्होंने आगे काफी कुछ लिखा है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि आपकी आई साइट जो है वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब तुम टीवी नजदीक से नहीं देख सकती हो। ओके। आगे लिखा है कि आपकी फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो क्या कल से मैं आपके साथ जिम में आ सकती हूँ? तुम आओगी तो फिर मुझे भी रेगुलर जाना होगा। और बेटा 12th के एग्जाम के बाद आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा जिसमें एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन, एयर टेक्निकल और एयर मेट्रोलॉजी, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये तो बहुत हार्ड लग रहा है। तो क्या हुआ, हम 11th में ही आपको इन सब सब्जेक्ट्स की बुक्स लाके दे देंगे और मुझे पूरा यकीन है तुम ये सब एग्जाम्स आराम से पास कर लोगी। और बेटा साथ में आपको एक ओरल और एक एप्टीट्यूड एग्जाम भी देना होगा, जिसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा और मेडिकल एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिल जाएगा। और उसके बाद तुम पापा देखो मैं प्लेन चला रही हूँ और ईशान मेरा पैसेंजर है। क्या बात है बेटा, फैंटास्टिक। कैरी ऑन कैरी ऑन। अभय, आगे जाकर मुश्किल होगी यार। ये वैभव के सर से पायलट बनने का भूत अब तक उतरा नहीं। भूत? अरे यार उसका सपना है वो। उसी दिन हमने उसे पायलट बनने के बारे में सब कुछ बताया है। उस दिन पूरी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाली है पायलट कैसे बनना है। अब तो वो पायलट बन के ही रहेगी। वो तो मैं जानता हूँ। ये शोभा का है, उसे भी बुलाओ, तुम भी बैठो। नहीं, हम किचन में ही ठीक है। अब तक वो बच्ची है, लेकिन तुम तो जानते हो कि पायलट बनने में कितना खर्चा आता है। आज की तारीख में कम से कम 15 से 20 लाख लगते हैं, आगे जाकर और भी लगेंगे। जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी जो बनना चाहती है वही बनेगी, फिर चाहे वो पायलट ही क्यों ना हो। पैसे की वजह से मैं उसकी आशाओं को नहीं रोकना चाहता। किसी भी माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनका तथा अपना नाम रोशन करें। बच्चे जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए अभिभावक उनको मानसिक और वित्तीय रूप से पूरा सपोर्ट करते हैं। इसलिए अभिभावकों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए वित्तीय योजना पहले से ही बना लें ताकि वे अपने बच्चों के सपनों को उड़ान दे सकें। जैसे ही हमारे घर में कोई किड होता है, बच्चा होता है, तो बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। बट हमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, जैसे ही हमारे घर में बच्चा हुआ है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से होती है? बच्चों की पढ़ाई। आज के दिन पे हम देख रहे हैं स्कूल फीस भी काफ़ी ऊपर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। फिर बच्चों की ग्रेजुएशन, बच्चे की पोस्ट ग्रेजुएशन, और हर माता पिता की इंडिया में एक ख्वाहिश होती है कि वो एक बिग फैट इंडियन वेडिंग करें। तो उसके लिए हमें आज से ही प्लान करना चाहिए। तो अगर हम आज देखें कि आज बच्चा अभी हुआ ही है और 3 साल बाद वो नर्सरी स्कूल में जाएगा, उसके बाद उसकी हर साल ग्रेजुएशन मतलब KG, LKG, फिर सीनियर KG, फिर 1, 2, 3, 4 सब क्लासेस रहेंगी। अगर हम नियम से देखते हैं कि 30,000 रुपये आज के दिन पे नर्सरी का खर्चा है और हर महीना हर साल 10% से बढ़ते रहेगा। फिर आज के दिन में अगर हम ग्रेजुएशन के लिए देखें तो अगर IIT में किसी को जाना है तो लगभग 12 लाख रुपये चाहिए 4 साल का कोर्स के लिए। आज से 18 साल बाद वो खर्च बढ़ के 40 लाख रुपया हो जाएगा। और वही चीज़ अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देखते हैं कि आज के दिन पे अगर लगभग 15 लाख रुपए चाहिए तो आज से 22 साल बाद इसी सेम पढ़ाई के लिए आपको लगभग 70 लाख रुपए चाहिए। और अगर इसके लिए पूरा प्लानिंग करना है तो हम नियमित रूप से 12,000 रुपये या एक बैलेंस फ़ंड या एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ़ंड में निवेश करते रहें तो ये बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्चा निकालते रहेगा। और सेम चीज़ हमारी जो हर माता पिता की ख्वाहिश होती है एक अच्छी शादी अपने बच्चों के लिए। तो आज हम एक एवरेज लेते हैं तो आज 15 से 20 लाख रुपए एक शादी पे खर्चा होता है। तो आज से 25 साल बाद इसी तरह की शादी के लिए हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो आज से अगर हम नियमित रूप से 5,500 रुपये हर महीना सेव करते रहें एक इक्विटी फ़ंड में, तो जब एक्चुअल में आपके बच्चे लड़के की लड़की की शादी होगी तो आपको यही हर महीना से जो निवेश किया हुआ वो आपको लगभग 1 करोड़ रुपए दे देगा।
तो आपकी जो ख्वाहिश है कि एक बिग फैट इंडियन वेडिंग होनी चाहिए, वो प्लानिंग कर सकते हैं आप अभी से। वक्त है शो के अंतिम ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे दर्शकों के कुछ सवालों के साथ। आप देखते रहिए पैसा वसूल। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। हमारी संवाददाता रत्ना नायर आपको लेके चल रही है हमारे दर्शकों के पास, जहां वे ले रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं। मेरा 2 साल का बच्चा है, उसके हायर एजुकेशन के लिए मुझे कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? फिलहाल मेरी सेविंग मंथली 3 से 4 हज़ार रुपये है। मेरा ये सुझाव है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल है, आप एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की तरफ SIP के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी आपको और आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन की तरफ एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा कर सकते हैं। मेरा नाम उषा है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरी जो मंथली सेविंग है वो 4 to 5 थाउजेंड है और 1-2 साल में मेरी शादी होने वाली है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये पैसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे बेटर रिटर्न मिले। मेरा ये सुझाव रहेगा, बेहतर रिटर्न्स की तरफ मत भागें। मोर इम्पॉर्टेंट आप क्या करें कि ये जो पैसा है आप बैंक के RD में रखें, थोड़ा सा सेफ रखें। रिटर्न्स कम भी भले अगर मिले आपको तभी भी चलेगा, पर आप इसको अपने मैरिज की तरफ एक्सपेंसेस के लिए आप इसको संभाल के रखें। उषा जी, क्योंकि 2 साल की अवधि ये शॉर्ट टर्म है, बहुत छोटी अवधि है पैसे ग्रो करने के लिए, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप इसको अच्छे RD में, कोई बैंक में RD करके रखें, सेफ रखें, ज़्यादा रिटर्न्स की तरफ न भागें। मेरा नाम कल्पेश नटराल पंचाला है, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। एक्चुअली मुझे अभी एक घर खरीदने का था मलाड में। अभी मुझे फ्लैट लेने का रहेगा। मेरे पास 12 लाख का FD पड़ा हुआ है और एक मलाड में शॉप है जिसका वैल्यू 30 to 40 लाख है। तो अभी मुझे फ्लैट लेने का रहेगा, तो मुझे कैसे लेना पड़ेगा? FD का जो इंटरेस्ट रहेगा वो प्लस मेरा FD प्लस शॉप का जो वैल्यू है 30-40 लाख, वो क्या मैं 30-40 लाख का जो शॉप है उसमें मैं लोन लूँ कि उसको मैं सेल करूँ फ्लैट लेने के लिए? तो आप मुझे कैसे एडवाइस करोगे? मेरा सुझाव ये रहेगा, क्योंकि आपने 12 से 15 लाख रुपए जुटाए हैं, ये आपको तकरीबन डाउन पेमेंट की तरफ रह सकता है, जो आप 1 BHK ले सकते हैं मलाड विसिनिटी में ऑन एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अगर हम देखें कि अगर हमें 2 BHK चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा जद्दोजहद करके और पैसे जुटाने पड़ेंगे ताकि आप अपना 20% डाउन पेमेंट कर सकें। आपकी जो आमदनी है 5 लाख to 6 लाख रुपीज़ पर एनम, इससे आपको अच्छा खासा एक हाउसिंग लोन मिल सकता है। पर मेरा सुझाव ये रहेगा, आपका जो शॉप है विच इज़ वर्थ 30 to 40 लाख रुपीज़, मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इसमें से सिर्फ रेंटल इनकम देखें, इसको बेचकर आप अपने घर की तरफ अपना अमाउंट न देखें। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो आज हमारे घरों, कार्यस्थलों आदि का एक अहम हिस्सा बन गया है। लैपटॉप्स के आगमन के बावजूद डेस्कटॉप्स की अपनी एक अलग अहमियत है। हमारी संवाददाता रत्ना नायर आपको बता रही हैं किस तरह से डेस्कटॉप को असेंबल करना भी एक अच्छा विकल्प है। टेक्नोलॉजी ने लोगों के काम को काफी आसान बना दिया है। उसमें से एक है कंप्यूटर।
कंप्यूटर के आने के बाद सभी काम आसान और कम समय में पूरे हो जाते हैं। चाहे स्कूल हो या कॉलेज का प्रोजेक्ट या ऑफिस का काम, अब सारे काम कंप्यूटर पर ही करने की आदत सी हो गई है। आज ये हमारे परिवार का एक सदस्य सा बन गया है। सभी लोग एक अच्छे डेस्कटॉप की चाहत रखते हैं, पर पैसे के अभाव के कारण वो खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए असेंबल्ड डेस्कटॉप एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। ब्रांडेड और असेंबल में मेन डिफरेंस है, ब्रांडेड जो आते हैं वो पूरे जितने भी पार्ट्स रहते हैं अंदर उसके, वो डायरेक्ट कंपनी थ्रू ही आते हैं। ना हम उसको चेंज कर सकते और ना कोई उसको कुछ अलग इंस्टॉल कर सकते अलग से। और असेंबल में कैसे है कि हम डिफरेंट पार्ट्स अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन जितना ले सके, जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, या कौन सा मदरबोर्ड लेना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है और अपन कौन सा भी डाल सकते हैं हम उसमें। वैसे तो ब्रांडेड डेस्कटॉप की अपनी ही पहचान होती है, पर कीमत ज्यादा होने की वजह से ये लोगों की पहुंच से दूर है। ब्रांडेड डेस्कटॉप के मुकाबले असेंबल्ड डेस्कटॉप किफायती होने के साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट पर वारंटी के अलावा सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध होती है। डिफरेंस दोनों में वारंटी का बहुत डिफरेंस होता है। कंपनी का जो आता है ब्रांडेड, वो पूरा मशीन का एक साथ एक ही वारंटी देते, अलग अलग स्पेयर पार्ट्स की अलग अलग वारंटी नहीं देते, एक ही वारंटी देते। फॉर एग्जांपल 1 ईयर की वारंटी देंगे। और असेंबल में जो आएगा वो हर एक पार्ट्स की अलग अलग वारंटी आएगी, जैसे रैम की हो गई 1 साल की या हार्ड डिस्क की हो गई 1 साल की, ऐसे वारंटी आएगी उसकी। असेंबल पीसी में सर्विस की गारंटी ये रहती है कि उसका एक तो वारंटी मिलती है हर 1 साल की, और 1 साल के बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो एक्सटेंड भी कर सकते हो, या आप लोकल कोई रहते हैं कंप्यूटर रिपेयरिंग, वहाँ जाके आप करवा सकते हो। लेकिन ब्रांडेड में जो है वो आपके 1 साल की वारंटी जाएगा और आपको वहाँ वो इनकी कंपनी में सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, आप कहीं लोकल में नहीं जा सकते। अगर कोई नया आप ले रहे ब्रांडेड और कुछ पार्ट्स ख़राब हो गए, वो डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे अपने सर्विस सेंटर वाले, वो रिपेयर नहीं होता उनका, डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे कोई पार्ट्स अगर ख़राब हो। और अगर असेंबल मशीन में कोई ख़राब होता है तो आप कहीं भी जाते हो रिपेयरिंग को, वो रिपेयर हो सकता है, या फिर ज़्यादा करके रिपेयर ही होता है, रिप्लेस तो होता नहीं। अपने उपयोग के आधार पर आप अपने लिए डेस्कटॉप असेंबल करवा सकते हैं और पैसे की बचत करने के साथ ही अपने काम को सरल बना सकते हैं। खाना बनाना हो, गरम करना हो या फिर बेक करना, माइक्रोवेव ओवन हमेशा काम में आता है। आज ये सबकी रसोई का एक अहम हिस्सा बन गया है। नियमित रूप से देखभाल करने से आप वर्षों तक इसका संचालन कर सकते हैं। माइक्रोवेव की देखभाल से जुड़ी कुछ बातों के बारे में आइए जानते हैं हमारी संवाददाता गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। माइक्रोवेव 2 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रोवेव ओवन और दूसरा माइक्रोवेव ओवन कम ग्रिल। माइक्रोवेव ओवन में आप खाना गर्म कर सकते हैं और पका सकते हैं, और माइक्रोवेव ओवन कम ग्रिल में आप खाना गर्म कर सकते हैं और पकाने के साथ ग्रिल भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव का दरवाजा बहुत महत्वपूर्ण है। दरवाजा खराब मतलब माइक्रोवेव में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए माइक्रोवेव के दरवाजे का सही तरह से ख्याल रखें। माइक्रोवेव के जो हैंडल होते हैं उससे आपको स्लोली खोलना चाहिए और स्लोली बंद करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ जो पार्ट्स लगे होते हैं लॉक के, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के साथ होते हैं। आप उसे झटके से कभी खोलते हैं तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, झटके से बंद करते हैं तो आपके अंदर जो ग्लास होती हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ने से ग्लास ब्रेक हो सकती है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स भी ख़राब हो सकता है और लॉक भी घिस सकता है। खाना बनाने के बाद जो उसमें ऑयल्स, खाने के जो ऑयल्स यहाँ वहाँ चिपक जाते हैं या मॉइस्चर बन के जो उड़ते हैं, उसके खाना बन जाने के बाद आप उसके डोर ओपन करके उसे चारों तरफ से अंदर से साफ़ करके एक सूखे ड्राई कपड़े से साफ़ करना चाहिए। गीला कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कुछ पार्ट्स होते हैं जो चार्ज रहते हैं काफ़ी टाइम तक माइक्रोवेव ऑफ होने के बाद भी। कई लोगों को लगता है कि माइक्रोवेव में पानी गर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर आप कुछ नियमों का पालन करेंगे तो आप पानी या लिक्विड गर्म कर सकते हैं। पानी गर्म करने के बाद आप तुरंत दरवाज़ा खोलें और 1-2 मिनट तक उसे खुला रखें, क्योंकि उसका जो वेपर्स होते हैं लिक्विड के, वो ग्रिल के चारों तरफ लग सकते हैं। लगने के वजह से उसमें मॉइस्चर पकड़ते हैं और जो हमारे अंदर के जो मेटल होते हैं स्टील लोहे के, उस पर जाके चिपकते हैं तो उनका रस्ट पकड़ता है और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जो होते हैं उसमें मॉइस्चर पकड़ने के वजह से शॉर्ट सर्किट होती है, ज़्यादातर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए। माइक्रोवेव में हमेशा माइक्रोवेव प्रूफ डिशेस और कंटेनर्स इस्तेमाल होने चाहिए।
लोहे या कोई भी मेटल्स के वेसल्स इस्तेमाल करने से माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। एल्यूमिनियम फॉइल में खाना गर्म नहीं करना चाहिए। आपका माइक्रोवेव में जो पेंट अंदर लगे होते हैं, अगर वो पेंट निकले हुए हैं या रस्टेड है तो आप उसे बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि उसे यूज़ करने से आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में जो लोहा जो दिख जाता है अंदर, पेंट निकलने से जो लोहा दिख जाता है अंदर, जो अंदर ये स्टील के होते हैं, स्टील भी दिख जाते हैं, तो उसके वजह से आपका मैग्नेट्रॉन ज़्यादा लोड लेने की वजह से अंदर के पार्ट्स कुछ ज़्यादा लोड लेने लग जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो फ्यूज़ उड़ जाते हैं। तो इसके वजह से आप अंदर के जो पेंट्स निकले रहेंगे उसे फिर से रीपेंट कराइए और उसे अच्छी तरह साफ़ करा के रीपेंट एकदम अच्छे से कराने के बाद ही उसे यूज़ कीजिए। माइक्रोवेव में ज़्यादातर मैग्नेट्रॉन और पीसीबी सर्किट खराब होने की संभावना होती है। इसका कारण है ओवरहीटिंग। इसकी सर्विसिंग का खर्च करीबन 2000 रुपए से शुरू होता है। कुछ ऐसे सेफ्टी टिप्स भी हैं जिनको ध्यान रखने से आप अपनी सुरक्षा के साथ माइक्रोवेव को भी सही रख सकते हैं। पैसा वसूल को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया TVC। अगले हफ्ते ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों और खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Raw Media.